गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स और हमारी यूनिट थी सेकंड श्रोडिंगर अवकल समीकरण। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा विभव सीडी स्थिति ऊर्जा वक्र से रिलेटेड जो समस्याएं थी उनमें जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो था विभव सीडी। विभव सीडी का हमने एक पार्ट तो पिछली कक्षा में कंप्लीट हो गया था हमारा, जब लेस देन जो कण की जो ऊर्जा है वो क्या हो विभव रोधिका से कम हो, उसके लिए तो हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने उसके लिए परावर्तन गुणांक पारगमन गुणांक भी निकाल लिया था, प्रायिकता भी निकाल ली थी। अब हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कि जब जो कण की जो ऊर्जा है वो क्या हो ग्रेटर देन जो हमारे पास परिमित विभव रोधिका है उससे क्या हो अधिक हो, उसकी स्थिति में हमने क्या किया था विभव सीडी का आकलन करना स्टार्ट किया था। तो ये जो स्थिति ऊर्जा वक्र है वो समय पे डिपेंडेबल नहीं होता, तो हमने क्या किया था जो समय अनाश्रित अवकलन समीकरण है हमने उसका यूज लिया था। हमने उसका यूज लेने के बाद हमने प्रथम क्षेत्र के लिए निकाली थी वो समीकरण। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो स्थिति ऊर्जा वक्र रिलेटेड होता है वो क्या होता है समय पे डिपेंडेबल नहीं होता, तो हम श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण यूज करते हैं, समय अनाश्रित समीकरण यूज करते हैं। काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण क्या थी H कैरेट साई इक्वल E साई। H कैरेट वहां पर क्या हेल्महोल्ट्ज संकारक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है माइनस H कैरेट का स्क्वायर अपॉन 2 m डेल स्क्वायर प्लस V कैरेट R इक्वल इसके साथ भी क्या फलन क्या साई। हमने H कैरेट की वैल्यू रखी है माइनस H कैरेट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस V कैरेट R साथ में साई इक्वल E साई। ये हमारे पास ये समीकरण आती है। फिर हमने क्या किया था इस समीकरण को x डायरेक्शन के लिए लिया था, x दिशा के लिए। वो कैसे लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो डेल स्क्वायर है वो किसका फलन है, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है लाप्लास ऑपरेटर है x स्क्वायर डेल अपॉन डेल x का डबल डेरिवेशन प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z स्क्वायर। हम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं, सिर्फ x डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये बाकी दोनों क्या मान ली जाएगी नेगलेक्ट मान ली जाएंगी। तो सिर्फ हम यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए क्या आएगा हमारे पास माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे डेल स्क्वायर की जगह क्या आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, ये त्रिविम के लिए है, ठीक है। फिर प्लस जो स्थिति सदिश है वो भी क्या सिर्फ x डायरेक्शन के लिए, और हमारे पास क्या आ जाएगी ये समीकरण आ गई। इतना तो हम लास्ट कक्षा में हम पढ़ चुके थे। फिर जो हमने विभव क्षेत्र लेते हैं वो हम दो लेते हैं। फर्स्ट विभव क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पास क्या होती है ये x इक्वल 0 पर हमारे पास इधर जो v अक्ष का मान स्थिर ऊर्जा का मान 0 था, इधर जो स्थिर ऊर्जा का मान था v0, इधर साई के लिए क्या था साई फर्स्ट था, इधर साई के लिए क्या था साई सेकंड था, और इधर अक्ष का मान 0 से छोटा इधर अक्ष का मान 0 से बड़ा। ये था हमारा प्रथम क्षेत्र, वो वाला द्वितीय क्षेत्र। ये स्थिति ऊर्जा वक्र के लिए इधर क्या थी परिमित विभव रोधिका V0 था। हम अक्ष लेस देन 0 के लिए जब लेते हैं तो प्रथम क्षेत्र के लिए क्या प्रथम क्षेत्र के लिए क्या क्या है कि x का मान क्या है 0 से छोटा है, दूसरा v अक्ष का मान क्या है 0 है, तीसरा साई की जो वैल्यू है वो कितनी है साई फर्स्ट है। अब ये वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे हम इस समीकरण में पुट करेंगे, तो अतः हमारे पास क्या समीकरण आएगी माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह 0। फर्स्ट क्षेत्र में विभव स्थिर ऊर्जा का मान क्या 0, साई की जगह साई फर्स्ट इक्वल क्या आ गया हमारे पास E साई फर्स्ट, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई फर्स्ट, ये तो 0 हो गया, डेल एक्स स्क्वायर इक्वल E साई फर्स्ट, क्या आ गया हमारे पास ये समीकरण आ गई। इसको और सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर लूँ तो माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का E साई वन इक्वल 0। अब मैं क्या करूं इस पूरी समीकरण में माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m का डिवाइड कर दूं तो ये तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, इसके साथ वो आ जाएगी। डिवाइड करने पे क्या आएगा डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आएगा माइनस E साई वन, वो डिवाइड में आएगा तो ऊपर नीचे 2
एम अपॉन माइनस एच कट का स्क्वायर इक्वल क्या 0। अब यहां से माइनस माइनस प्लस समीकरण हमारे पास बनेगी डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल क्या 0। इतना हम लास्ट कक्षा में हम पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? इतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर है, हम इसको एक वैल्यू मान लेते हैं कि माना 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल क्या मान लिया हमने के स्क्वायर हम मान। तो हमारे पास जो समीकरण आएगी तो वो क्या होगी डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल 0। क्या वैल्यू आएगी? ये समीकरण आएगी ये साई फर्स्ट। यहाँ से साई फर्स्ट दोनों में कॉमन है, बाहर निकाला तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल 0। अब इस समीकरण से पता चला या तो ये की वैल्यू 0 या ये साई फर्स्ट 0। तो तरंग तो 0 हो नहीं सकती, तो किसकी वैल्यू होगी? इसकी 0 होगी। अगर मैं इसको ये लिखूं डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल क्या 0, क्योंकि अक्ष की वैल्यू तरंग फलन की वैल्यू 0 होगी नहीं, ये 0 होगा नहीं, साई फर्स्ट 0 नहीं होगा तो किसकी वैल्यू होगी? ये 0 होगी। दोनों में से एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएंगे। यहाँ से जो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा? माइनस का के स्क्वायर। अगर डी स्क्वायर का इधर स्क्वायर से अंडरूट लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का अंडरूट के स्क्वायर। और माइनस अंडरूट की वैल्यू जो होती है वो होती है आइटा, प्लस माइनस आइटा होती है प्लस माइनस, और के स्क्वायर का अंडरूट करेंगे के। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस आइटा के। अतः समीकरण का हल क्या होगा? अतः साई फर्स्ट समीकरण का हल क्या होगा? साई फर्स्ट इक्वल ए, हम एक कांस्टेंट लेते हैं ए की पावर प्लस का आइटा के एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस आइटा के एक्स इक्वल क्या आ गया हमारे पास? हाँ, ये समीकरण हमारी आ गई। ठीक है, ये किसके लिए आ गई? प्रथम क्षेत्र के लिए। क्या आ गई? प्रथम क्षेत्र के लिए आ गई हमारे पास ये समीकरण आ गई। ये समीकरण मान लो हमारे पास कितने आ गई? 1। ठीक है, इसका अब हम क्या करेंगे? ये तो हम लिए थे प्रथम क्षेत्र के लिए। दूसरा क्षेत्र जहां पर स्थिति ऊर्जा का मान तो क्या परिमित है, V0 है, और साई के लिए साई सेकंड है, और एक्स की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है। उस कंडीशन के अंतर्गत क्या समीकरण का सॉल्यूशन आएगा? ये तो प्रथम क्षेत्र के लिए। अब द्वितीय क्षेत्र के लिए बी पार्ट, द्वितीय क्षेत्र के लिए। दूसरे क्षेत्र के लिए क्या होगा? एक्स का मान 0 से बड़ा, साई का मान साई सेकंड, और v एक्स का मान हमारे पास क्या है? परिमित विभव क्षेत्र V0 परिमित विभव का है। ठीक है, वैल्यू रखेंगे कहां पर? इस समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अतः माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v एक्स की जगह क्या रखेंगे? V0 रखेंगे और साई की जगह साई सेकंड। इस साई की जगह साई सेकंड इक्वल क्या गया हमारे पास? ई साई सेकंड। ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस V0 साई सेकंड इक्वल क्या आ गया हमारे पास? ई साई सेकंड। क्या आ गया? ये आ गया। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस V0 साई सेकंड, इधर आएगा ये माइनस ई साई सेकंड इक्वल क्या आ गया? 0 आ गया। इसका हम पूरी समीकरण में डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी? डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का ये भी माइनस में हो जाएगी V0, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन एच
कट का स्क्वायर v इज 0 साई सेकेंड, और ये माइनस है तो ये प्लस 2m e अपॉन h कट का स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल क्या आ गया 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉमन लें, साई सेकेंड कॉमन लें तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, 2m अपॉन h कट स्क्वायर भी कॉमन है और साई सेकेंड भी कॉमन है, वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने कॉमन लिया 2m अपॉन h कट का स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का e, यहाँ से बचेगा माइनस का v 0, यहाँ से हमने कॉमन लिया था साई सेकेंड इक्वल क्या आ गया 0। अब जब हमने e लेस देन 0 के लिए पढ़ा था, e लेस देन v0 के लिए पढ़ा था, तो यहाँ और वहाँ सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर एनर्जी का मान क्या था, जब हमने पहले पढ़ा था वहाँ एनर्जी का मान क्या था कि विभवरोधिका से कम था, जो परिमित विभवरोधिका है उससे क्या था v0 से कम था, यहाँ क्या v0 से ज्यादा। तो यहाँ पर ये समीकरण हमने यूज ली थी, वो हमारे पास क्या थी, v0 का मान ज्यादा है तो हमने वहाँ पे v0 माइनस e लिया था, v0 माइनस e लिया था, क्योंकि ज्यादा से हम कम करते हैं, ज्यादा से हम कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या e बड़ा है, क्या है ऊर्जा कण की ऊर्जा क्या ज्यादा है, विभवरोधिका से ज्यादा है, तो हमारे पास ये क्या रहेगा, ये सही रहेगा। वहां हमने कन्वर्ट किया था, माइनस में लिया था, v0 माइनस e लिया था, यहाँ पर क्या देगा e माइनस v0। अब इसको हम कुछ एक मान लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2m अपॉन h स्क्वायर बराबर क्या माना k स्क्वायर, तो ऐसे ही हम यहाँ इसको भी कुछ मान लेंगे, तो माना 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v0 इक्वल k1 का स्क्वायर। किसके लिए है ये, जब e का मान क्या है v0 से ज्यादा है, v0 से e बड़ी है, बड़ी में से छोटी निकालते हैं, बड़ी माइनस छोटी, e माइनस v0 विभवरोधिका ऊर्जा से क्या है कम है, तो वही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू हमने जो मानी है, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या k1 का स्क्वायर। जब हमने लास्ट टॉपिक किया था e लेस देन v0 के लिए, वहां पर हमने यहाँ पर इसको माना था 2m अपॉन h स्क्वायर, v0 माइनस e को माना था, क्या माना था v0 माइनस e को माना था। वो समीकरण हमारे पास कुछ इस प्रकार थी, 2m अपॉन h स्क्वायर v0 माइनस e, उसको क्या माना था k1 का स्क्वायर माना था, क्योंकि वहां पर एनर्जी का मान क्या था कम था, कण की एनर्जी का मान क्या था कम था, यहाँ पर क्या कण की एनर्जी का मान क्या है ज्यादा है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ज्यादा हमें मिलेगा नहीं। हमने वहां पर भी देखा था साई फर्स्ट की इक्वेशन क्या आई थी, यही आई थी, लेकिन साई सेकंड की इक्वेशन यहाँ से इस वजह से चेंज हो गई, क्योंकि एनर्जी का मान क्या होता है, कण की एनर्जी का मान क्या ज्यादा है, तो इस वजह से ये समीकरण जो है चेंज होगी। इसको हमने क्या माना k1 का स्क्वायर माना, वैल्यू पुट करेंगे डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम वहां से देखे आगे, उसके आगे अगर साई सेकंड कॉमन ले लें तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर साई सेकंड इक्वल 0। देखो साई सेकंड या इन दोनों में से एक 0 होगा, लेकिन साई सेकंड 0 हो नहीं सकता, तो किसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको लिख दूँ d स्क्वायर प्लस का k1 का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 0, क्योंकि हमें पता है कि साई सेकंड है वो नॉट इक्वल 0, वो 0 नहीं होगा, तो 0 ये नहीं होगा तो क्या होगा ये 0 होगा। यहाँ से इस d की वैल्यू निकालेंगे तो d स्क्वायर बराबर क्या आएगा माइनस का k1 का स्क्वायर, और d बराबर क्या आएगा माइनस k1 का स्क्वायर का अंडरूट, -1 का अंडरूट क्या होता है आयटा समीसक संख्या, ये प्लस माइनस k1। तो इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, अतः उपरोक्त समीकरण का हल क्या आएगा हमारे पास, साई सेकंड का जो हल आएगा वो आएगा, हमने यहाँ पे a और b कांस्टेंट मान ले, तो यहाँ पे क्या मानेंगे c और d मान लेंगे, c e की पावर आयटा k1x प्लस d e की पावर माइनस आयटा k1x। ये हमारे पास समीकरण आ गई। एक सेकंड में दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी
प्लस माइनस आइटा K1, ठीक है। अतः उपरोक्त समीकरण का हल क्या होगा, क्या होगा, साई सेकेंड इक्वल ए और बी मान लिया हमने, तो सी ए की पावर आइटा K1 एक्स, यहाँ पे K था तो हमने K लिखा है, यहाँ पर क्या K1 है, आइटा K1 एक्स प्लस डी ए की पावर माइनस आइटा K1 एक्स। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें फाइंड हो चुकी है। अब इन दोनों समीकरण के ऊपर हमने पहले भी लिखा था कि मैक्सवेल के अभिगृत के अनुसार क्या होता है, इस समीकरण की वैल्यू इनफाइनाइट पे कितनी होती है, 0 होती है। किसके अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार इस समीकरण की वैल्यू इनफाइनाइट पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। x इक्वल 0 पर इस समीकरण का हम मान लेंगे, तो ये लिखिए आगे ये समीकरण 3। तो मैक्सवेल के अभिगृत के अनुसार अनंत पर तरंग फलन का मान 0 होता है। मैक्सवेल के अभिगृत के अनुसार अनंत पर तरंग फलन का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो प्रथम परिसीमा प्रतिबंध यही होगा, प्रथम 3 प्रतिबंध लगाते हैं हम। एक तो हमने क्या इक्वल इनफाइनाइट के लिए, फिर दूसरा x इक्वल 0 के लिए, और तीसरा जो हम लेते हैं वो दोनों फलनों का अवकलन का मान 0 पर हम वो तीसरा प्रतिबंध लेते हैं। तो फर्स्ट प्रतिबंध से साई सेकंड की वैल्यू कहाँ पर, x इक्वल इनफाइनाइट पर क्या होगी, 0 होगी। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास c e की पावर इनफाइनाइट, x की वैल्यू 0 रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, ये भी इनफाइनाइट, प्लस d e की पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल क्या आ गया हमारे पास 0। लेकिन e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जब c की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पे d की वैल्यू भी 0, तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। अतः इस समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, अतः साई सेकंड बराबर क्या आ गया, c e की पावर आइटा K1 x। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। कितनी आ गई, समीकरण नंबर 3 आ गई, साई सेकंड की समीकरण आ गई। हमने यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर ली, ये आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, a और b की वैल्यू और हमें फाइंड करनी है। तो समीकरण ये है हमारे पास, ये एक बार ऊपर लिख लो ये समीकरण कि साई फर्स्ट क्या है, a की पावर आइटा K x प्लस b e की पावर माइनस आइटा K x। ये वैल्यूज हमें काम आने वाली है। प्रथम परिसीमा प्रतिबंध हमने लगा दिया। दूसरा परिसीमा प्रतिबंध क्या कहता है कि दोनों की वैल्यू x इक्वल 0 पे क्या होगी, इक्वल होगी। द्वितीय परिसीमा प्रतिबंध से क्या आएगी, साई फर्स्ट की वैल्यू x इक्वल 0 पर और साई सेकंड की वैल्यू x इक्वल 0 पे क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रतिबंध कहता है। यहां से वैल्यू रखेंगे, देखो साई फर्स्ट की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a e की पावर 0 प्लस b e की पावर भी 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये भी 0 इक्वल साई सेकंड की जो समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर 3, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो c e की पावर 0, और c e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास यहाँ से समीकरण आती है a प्लस बी बराबर c, a प्लस बी बराबर c। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 मान लिया हमने।
और तीसरा परिसीमा प्रतिबंध है वो हमारा क्या कहता है कि दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट अवकलन के मान के ऊपर क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तृतीय परिसीमा प्रतिबंध से तृतीय परिसीमा तीसरा परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे तो डेल साई फर्स्ट का अवकलन अक्ष के रिस्पेक्ट में अक्ष इक्वल 0 पे किसके इक्वल होगा, डेल साई सेकेंड, और डेल अक्ष इक्वल 0 पे अवकलन करेंगे। हमारे पास अवकलन की वैल्यू क्या आएगी, साई फर्स्ट का अवकलन करेंगे, देखो ए का अवकलन होगा नहीं, एक मान कांस्टेंट, ई की पावर का अवकलन होगा वो क्या होगा, ई की पावर आयटा के अक्ष, फिर आयटा के अक्ष का करेंगे वो कितना देगा, आयटा के, ये तो हो गया इसका, प्लस डी का अवकलन होगा नहीं कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस आयटा इसका क्या होगा, ई की पावर माइनस आयटा के एक्स होगा, और माइनस आयटा के एक्स का क्या होगा, माइनस का आयटा के होगा, क्या होगा, माइनस का आयटा के, और इनकी वैल्यू क्या, अक्ष इक्वल 0 पर इक्वल साई सेकंड का अवकलन अक्ष के रिस्पेक्ट में, सी का तो अवकलन होगा नहीं, सी का तो अवकलन होगा नहीं, इसका करेंगे ई की पावर आयटा के एक्स का करेंगे, तो ई की पावर आयटा k1 x और आयटा k1 x करेंगे वो कितना आएगा, आयटा k1 आएगा, कितना आएगा, आयटा k1 आएगा, और इनकी वैल्यू किस पर, अक्ष इक्वल 0 पर क्या होगी, इक्वल होगी, अक्ष इक्वल 0 रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a आयटा k e की पावर 0, अक्ष की वैल्यू 0 रखिए, ये 0 प्लस यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस b आयटा के e की पावर क्या हो जाएगी 0, किसके इक्वल, c आयटा k1 और e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ से देखो तीनों में कॉमन क्या है, आयटा कॉमन है, क्या है, आयटा कॉमन है, तो अगर हम कॉमन निकालें a माइनस b कॉमन क्या आएगा, इधर आयटा के, इधर क्या आ गया, c आयटा के 1, आयटा के का हम डिवाइड कर दें तो a माइनस बी बराबर क्या आएगा हमारे पास, c आयटा k1 अपॉन k, कट करेंगे तो a माइनस बी की जो वैल्यू आती है वो आती है c k1 अपॉन k, आयटा से आयटा कट गया, ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 और 4 में देखिए कॉमन क्या है, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू है, तो इन दोनों समीकरणों से हम किसकी वैल्यू फाइंड करने में, ए और बी की वैल्यू फाइंड हम करेंगे। अब देखते हैं कि समीकरण 1 4 व 5 को अगर हम ऐड कर दें, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर हमारे पास देखो a प्लस बी बराबर क्या है, c है, दूसरी समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर क्या है, c k1 अपॉन k है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने में क्या होता है, साइन चेंज होता नहीं है, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a इक्वल क्या बचेगा, c प्लस c k1 अपॉन k, यहाँ से c कॉमन आ सकता है, तो a बराबर क्या आएगा, c 1 प्लस k1 अपॉन k और बटे 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में इन दोनों से हमने c कॉमन ले लिया, और यहाँ से अगर a अपॉन c की वैल्यू निकालें क्या आएगी, a अपॉन c बराबर आएगा 1 बटे 2 1 प्लस k1 अपॉन k, ये इक्वेशन भी हमें काम आएगी, तो इस इक्वेशन को दे दो समीकरण नंबर 6। ये तो कब आया, जब हमने ऐड किया, अगर हम इसको घटा दें तो समीकरण 4 व 6 को घटाने पर घटाएंगे तो हमारे पास a प्लस बी बराबर क्या है, c, a माइनस बी बराबर क्या है, c k1 अपॉन k, घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट, ये माइनस, a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, 2b बराबर c माइनस c k1 अपॉन k, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन 2 1 माइनस k1 अपॉन k, यहाँ से हमने c कॉमन लिया, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, और b अपॉन c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 2 1 माइनस k1 अपॉन k, ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 7। कितनी आ गई, समीकरण नंबर 7 है, ये दोनों समीकरण हमें काम आने वाले हैं, लेकिन एक चीज और ट्राई कीजिए, ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1 था,
समीकरण 1 व 2 में देखिए 3 स्टेप है हमारे पास, a e की पावर आइटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आइटा के एक्स, और तीसरा जो स्टेप है समीकरण 3 में c e की पावर आइटा के वन एक्स। जब हमने e लेस देन 0 के लिए किया, v 0 के लिए किया था, तब हमने यहाँ पे ये क्या लेता, आपतित तरंग फलन, ये परावर्तित तरंग फलन, और जो तीसरा स्टेप हमारा था वो क्या था, पारगमित तरंग फलन। तो समीकरण 1 व 2 से हम वो मान भी लिख लेते हैं साथ में। समीकरण 1 व 3 से, सॉरी 2 नहीं 3 से साई फर्स्ट की वैल्यू क्या है, a e की पावर आइटा के एक्स प्लस b की पावर माइनस आइटा के एक्स, और साई सेकंड की वैल्यू क्या है, c e की पावर आइटा के वन एक्स। फर्स्ट आपतित तरंग फलन वो कितना होगा, a e की पावर आइटा के एक्स, या मैं इसको लिख दूं, सीधा लिख रहा हूँ साई इनिशियल, साई आपतित हो रहा है, ठीक है, साई आई सेकेंड परावर्तित तरंग फलन, या मैं इसको लिखूं साई आर रिफ्लेक्टेड, वो क्या होगा, बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, और तीसरा जो पारगमित तरंग फलन वो क्या होगा हमारा, साई टी ट्रांसमिटेड, वो क्या होगा, सी ई की पावर आइटा के वन एक्स। हमारे पास ये 3 समीकरण आ गई, इनको मान लो समीकरण नंबर 8। कितना हो गया, समीकरण नंबर 8। इसके बाद हमारे पास 3 समीकरण आ गए, आपतित तरंग फलन आ गया, परावर्तित तरंग फलन आ गया, और पारगमित तरंग फलन आ गया। और हमें ये 2 समीकरण और ध्यान में रखनी है, a अपॉन सी की वैल्यू और b अपॉन सी की वैल्यू भी हमें माइंड में रखनी है, क्योंकि आगे हमें ये भी काम आने वाली है। अब हमारे पास अगर आपतित तरंग फलन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आपतित प्रायिकता धारा घनत्व भी हम फाइंड कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास ये समीकरण यूज में आती है, इससे हम आपतित प्रायिकता धारा घनत्व निकाल लेंगे। सेकंड से हम परावर्तित तरंग फलन के लिए हम क्या निकालेंगे, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व, और थर्ड है वो हमारा पारगमित तरंग फलन है, और इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व है। तो फर्स्ट टॉपिक यही उठाते हैं कि आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है, कहाँ से निकालेंगे हम, जो हमारे पास आपतित तरंग फलन है उससे हम फाइंड करेंगे। इन दोनों समीकरणों का सॉल्यूशन जो आया था वो हमारे पास आए थे समीकरण 1 और समीकरण 3। इन दोनों के अंतर्गत क्या आए थे, 3 पद थे, एक आपतित तरंग फलन का, दूसरा परावर्तित का, तीसरा पारगमित का, जो हमने ई लेस देन वी 0 के लिए भी किया था। उसके बाद हमारे पास जब ये तरंग फलन आ गए थे तो वहां से हमने इनके लिए प्रायिकता धारा घनत्व भी फाइंड किया था। तो पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा, आपतित प्रायिकता धारा घनत्व। हेडिंग लगाइए, आपतित प्रायिकता धारा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रायिकता धारा घनत्व है एस या जे से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये क्या होती है, प्रायिकता धारा घनत्व होती है। और हम यहाँ से आपतित तरंग फलन के लिए ले रहे हैं तो साई कौन सा लेंगे, ये लेंगे। फिर जब हम ये इन समीकरणों का हम यहाँ यूज करेंगे, वो हम प्रायिकता धारा घनत्व का ये टॉपिक है वो हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।